वो एक बड़ी सी इंडस्ट्री के बाहर खड़ी थी, हाथ में अपनी सीवी पकड़े हुए गहरी नज़रों से उस बिल्डिंग को देख रही थी। क्या उसे यहाँ नौकरी मिलेगी? यही सोचते हुए वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पर नौकरी के बारे में बताने के बाद उसे वेटिंग एरिया में बिठाया गया। आज वो इंटरव्यू देने के लिए पीआर ग्रुप की इंडस्ट्री में आई थी। 5 मिनट बाद ही एक महिला स्टाफ उसके पास आकर बोली, मैम आपका नंबर आ चुका है, आप प्लीज़ अंदर इंट्रोडक्शन रूम में जा सकती हैं। उसकी बात सुनते हुए वो हल्के से सिर हिलाकर उठी और अगले 2 मिनट में ही इंट्रोडक्शन रूम में दाखिल हो चुकी थी। सामने 2 अधेड़ उम्र के मर्द बैठे थे। एक की उम्र लगभग 55 साल और दूसरे की करीब 60 साल रही होगी। उनमें से एक ने बड़े ही नरम लहजे में उसे बैठने का इशारा किया तो वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। हाँ बताइए कुछ अपने बारे में। उनकी आवाज़ में शालीनता थी पर नज़रों में परख छिपी थी। वो जो थोड़ी घबराई हुई थी जल्दी से बोल पड़ी, जी मेरा नाम अदिति वर्मा है। उन्होंने सिर हिलाया और उसकी सीवी देखने लगे। कुछ देर तक फाइल देखते हुए एक ने मुस्कुराते हुए कहा, सो यू आर वाइफ ऑफ लेट आर्मी ऑफिसर कैप्टन हरविंदर। उनके होठों पर एक सम्मान भरी मुस्कान थी जिसे देखकर दीप्ति ने हल्के से सिर हिला दिया। आप ये नौकरी क्यों करना चाहती हैं? दूसरे व्यक्ति ने अगला सवाल पूछा। मेरे पति आर्मी में थे और कुछ समय पहले ही वो शहीद हो गए। मेरी सास बीमार रहती हैं, एक छोटा बेटा भी है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मुझे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब खुद ही उठानी है, इसीलिए ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरी क्वालिफिकेशन आपके सामने है। इतना कहने के बाद वो चुप हो गई। सामने बैठे कंपनी के मालिक प्रताप राजपूत ने उसे गौर से देखा और बोले, अच्छा, ऐसा हौसला तो आजकल बहुत कम लड़कियों में देखने को मिलता है, लेकिन क्या आप हमारी कंपनी को पूरा समय दे पाएंगी? ऐसा न हो कि आपको बार बार घर जाना पड़े। वो जैसे परखती नज़रों से सवाल कर रहे थे। दीप्ति ने तुरंत जवाब दिया, डोंट वरी सर, मैं कंपनी को पूरा समय दूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी और आपको कभी भी मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, कुछ ऐसा कि प्रताप जी ने पल भर में फैसला कर लिया। ओके, तो आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी करेंगी, आपको कोई इशू तो नहीं? उन्होंने फिर से विनम्रता से पूछा। दीप्ति ने गहरी सांस ली। आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं सर, मुझे आपके साथ काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उनके चेहरे की नरमी और इज्जत से भरी मुस्कान ने दीप्ति का दिल छू लिया था। उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है, तो फिर आप अगले हफ्ते से ही ज्वाइन कर सकती हैं। उन्होंने उसकी सीवी वापस उसकी ओर बढ़ा दी। वो मुस्कुराती ही उठकर खड़ी हुई। थैंक यू सो मच सर। उसकी आवाज़ में राहत थी। वेलकम, उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। दीप्ति कमरे से बाहर निकली और फिर कुछ ही देर बाद वो ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गई थी और फिर एक ऑटो में बैठकर घर की ओर रवाना हो गई। कंपनी घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर थी। इससे पहले वो एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी, लेकिन वहाँ की तनख्वाह इतनी कम थी कि घर के हालात उससे संभल नहीं पा रहे थे और इसीलिए उसने अखबार में ये नौकरी का विज्ञापन देखा तो इंटरव्यू देने का मन बनाया था। घर पहुंचते ही आंगन से उसे अपने नन्हे से शहजादे की आवाज़ सुनाई दी, जो मुस्कुराकर अपनी दादी से बातें कर रहा था। मम्मी, आज मैं फ्राइज़ खाऊंगा। वो दादी को प्यार से मना रहा था। दादी को मम्मी ही बोला करता था और सरला जी भी मना नहीं करती थीं। जब सोनू ने प्यार से मम्मी कहता तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनका नन्हा हरविंदर फिर से जन्म ले चुका है। दीप्ति दरवाज़ा बंद करके सीधा आंगन में आई, जबकि उसका बेटा अभी तक दीप्ति को देख नहीं पाया था। वो अपनी दादी की गोद में चढ़ गया। मैं अपने बेटे के लिए अभी फ्राइज़ बनाती हूँ। सास की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और आगे बढ़ी। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं खुद ही बना दूंगी, आप बस आराम कीजिए। दीप्ति की आवाज़ सुनते ही सरला जी मुस्कुराई। अरे तू आ गई? उसने हाँ में सिर हिला दिया। और बता, क्या बना नौकरी का? सरला जी ने उम्मीद से पूछा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मम्मी जी, तो फिर मुझे नौकरी कैसे न मिलती? वो प्यार और नरमी से बोली तो सरला जी की आंखें नम हो गईं। अगर मेरा बस चलता तो तुझे कभी भी जिंदगी की गर्म हवा तक लगने न देती, लेकिन हमारा हरविंदर किया गया, जिंदगी जैसे अधूरी हो गई। दीप्ति उनकी बातों में छुपा दर्द समझ चुकी थी। वो उनके पास आकर उन्हें गले से लगा लेती है। आप ही तो कहती थी कि मैं आपके हरविंदर की परछाई हूँ, तो फिर मुझ पर भरोसा रखिए मम्मी जी। वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ हैं। शहीद मरकर भी कभी मरता नहीं है, वो दिलों में जिंदा रहता है। उन्होंने इतना बड़ा पद पाया है, कभी कभी तो सोचती हूँ वो अमर हो गए हैं और ये तो उनकी ही ख्वाहिश थी, तो फिर हम उदास क्यों होते हैं?
वो नम आंखों से मुस्कुराई तो सरला जी ने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए। तू तो बहादुर है मेरी बच्ची। पर वो जानती थी दीप्ति उनके सामने भले ही बहादुर बनती थी, पर अकेले में वो भी टूटती थी, रोती थी, छुप छुप कर। दीप्ति किचन में चली गई अपने बेटे के लिए फ्राइज बनाने। उसके चेहरे पर जो मुस्कान किचन तक आई थी, वो मुस्कान अब धीरे धीरे दर्द में बदल चुकी थी। हरविंदर का चेहरा उसकी आंखों के सामने चमक उठा था। वो बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा, और उतना ही खूबसूरत उसका स्वभाव भी। लेकिन ड्यूटी करते हुए वो शहीद हो गया था। जिंदगी के वो 2 साल जो उसने हरविंदर के साथ बिताए थे, बहुत खुशहाल थे। उसके भाई की शादी में उसकी भाभी के रिश्तेदारों में से हरविंदर भी एक था। उसी शादी में उसने दीप्ति को पहली बार देखा था और पसंद भी कर लिया। कुछ दिनों बाद ही अपना रिश्ता भेजा। घर वालों को रिश्ता अच्छा लगा, और जब उन्होंने दीप्ति से राय पूछी तो वो चुप रही। उसे हरविंदर पहली नज़र में ही भा गया था। उसे हरविंदर की सारी जानकारी दे दी गई थी। वो आर्मी ऑफिसर है। उसके पापा का बचपन में ही निधन हो गया था और घर में सिर्फ उसकी माँ और वो खुद ही रहते हैं। दीप्ति को जब पता चला तो उसे सब स्वीकार था, इसीलिए उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही हरविंदर चल बसा। उनका बेटा सोनू सिर्फ 2 महीने का था जब हरविंदर की शहादत की खबर आई थी। और अब दीप्ति सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो एक बहू थी, एक बेटी और एक नौकरी पेशा औरत, एक शहीद की विधवा। लेकिन सबसे बढ़कर वो एक बहादुर इंसान थी जो टूट कर भी खुद को समेटना जानती थी। उसने किस कदर बहादुरी और हिम्मत से खुद को हरविंदर के गम से बाहर निकाला था, लेकिन फिर भी वो उसे हर पल याद आता था, बार बार याद आता था। दीप्ति को हरविंदर से बेहद मोहब्बत थी, क्योंकि वो एक केयरिंग इंसान था, एक जेंटलमैन था। वो उसे कैसे न चाहती। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ आज भी उसके दिमाग में जिंदा था। और जब वो याद आता तो कभी कभी दीप्ति का दिल करता था कि कहीं से वो आ जाए और वो उससे शिकवा करे कि क्यों छोड़ गए मुझे अकेला, क्यों। उसकी सोच की गहराइयों में डूबी दीप्ति किचन में खड़ी फ्राइज निकाल रही थी। तभी सोनू किचन में दाखिल हुआ। सब उसे सोनू ही कहते थे। 4 साल का वो मासूम बच्चा शक्ल सूरत में हरविंदर की होबहू परछाई था। वो अपनी माँ के पैरों से लिपट गया। अभी वो ठीक से शब्द भी नहीं बोल पाता था, इसलिए तोतली सी जुबान में बोला, मम्मा फ्राइज दो ना। नन्हे से हाथ फैलाए खड़ा था। दीप्ति की आंखों में एक नमी सी उतर आई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से प्लेट में फ्राइज रखे और सोनू के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। वो अब चुपचाप खाने लगा था। उसकी परवरिश पूरी तरह दीप्ति ने ही की थी, और इतनी सी उम्र में ही वो बच्चा काफ़ी समझदार हो गया था। दीप्ति की नज़र कुछ पल उसके चेहरे पर ठहरी, फिर दोबारा रसोई की तरफ मुड़ गई। किसी की उंगली में चाबी घूमती हुई आहट आई और एक लंबा सा कद लिए लड़का घर में दाखिल हुआ। उसके होठों पर किसी गाने की सीटी की धुन थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने कमरे की ओर बढ़ता, मिसेज प्रताप राजपूत की तेज आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। ये सब कब तक चलेगा आद्विक? आखिर तुम कब सुधरोगे? उनकी आवाज़ सख्त थी और चेहरा गुस्से से तना हुआ था। आद्विक ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और फिर अगले ही पल अपनी माँ के पास आकर उनसे लिपट गया। क्या हो गया मामा, आप भी हर वक्त डैड की तरह गुस्से में रहते हो? वो झूठी मोटी नाराजगी से बोला। वो जानता था कि उसे अपनी माँ को कैसे मनाना है, लेकिन आज प्रिया जी उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। आज तुम्हारे बहलावे में नहीं आऊंगी आद्विक। ये रोज रोज का ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे पापा भी कितना परेशान रहते हैं, तुम्हें कोई एहसास है इस बात का या नहीं? ऑफिस ज्वाइन करो, लेकिन नहीं, तुम तो बस आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। आज प्रिया जी सचमुच गुस्से में थीं। आद्विक ने मासूम सा चेहरा बनाकर माँ को देखा, लेकिन प्रिया जी का चेहरा सख्त रहा। अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं, कल से तुम ऑफिस जाओगे, समझे? उन्होंने उंगली उठाकर चेतावनी दी और अपने कमरे में चली गईं। आद्विक ने गुस्से में सिर पर हाथ मारा। वो पढ़ाई तो पूरी कर चुका था, लेकिन उसे ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था जैसे उसका दम घुटता है वहाँ पर। उसका सपना था पुलिस में जाने का, लेकिन उसके पापा ने उसे बिजनेस पढ़ाया ताकि वो पीआर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का अगला उत्तराधिकारी बने। प्रताप राजपूत सीईओ थे और उनका बस एक ही बेटा था, 27 साल का आद्विक, जो हर वक्त ऑफिस से दूर भागता रहता था। प्रताप साहब को डर था कि कहीं आद्विक अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न कर बैठे, इसीलिए वो उसे बार बार समझाते थे, पर हर बार दोनों बाप बेटे की बात झगड़े में बदल जाती थी। सिर्फ प्रिया जी थीं जो इस रिश्ते को संजोने की कोशिश करती थीं। आद्विक को ऑफिस जाना बोझ लगता था।
उसे लगता था कि उसके पापा ने उसकी ज़िंदगी का सबसे अनमोल सपना छीन लिया है। वो जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, अब कभी वो पहचान पा नहीं सकेगा। बस इसी गम में वो जानबूझकर ऑफिस से दूरी बनाए रखता था। वो बेहद खूबसूरत था। उसकी काली गहरी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि कोई भी उसे देखता रह जाता। उसके घने काले बाल, ऊंचा माथा, सुनहरी रंगत, हल्की सी बियर्ड और मजबूत कद काठी। वो वाकई एक राजपूत था, राजपूत खानदान का इकलौता वारिस। लेकिन उसके अंदर एक बगावत पल रही थी, अपने सपनों के लिए, अपनी पहचान के लिए और शायद आने वाले वक्त में किसी एक शख्स के लिए जिस पर उसे यकीन नहीं था। लेकिन किस्मत लिख चुकी थी उसकी कहानी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। वो जल्दी जाना चाहती थी। वो लेट हरगिज नहीं होना चाहती थी, क्योंकि पहला दिन था। जल्दी से उसने सोनू को स्कूल के लिए तैयार किया और अब उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए उसके शूज पहना रही थी। सोनू बेटा, अच्छे बच्चे बनकर रहना है और दादी को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। मामा काम पर जा रही हैं, शाम को वापस आएंगी, ओके? वो उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही थी कि सोनू ने अच्छे बच्चों की तरह सर हिला दिया। सोनू, लव यू सो मच मामा, अपनी माँ के माथे पर चूमते हुए बोला। आई लव यू टू। माँ की आवाज़ कांप रही थी। अगले ही पल दीप्ति की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने सोनू के कंधे पर बैग डाला और कमरे में बाहर आई। बाहर आंगन में सरला जी बैठी थीं। मैंने सारा काम कर दिया है मम्मी जी, आप कोई भी काम नहीं करेंगी, बस आपने सिर्फ सोनू का ख्याल रखना है। सरला जी को दिल की तकलीफ थी, इसलिए दीप्ति नहीं चाहती थी कि वो जरा भी परेशान हो। उन्होंने बस सर हिलाया। अच्छा, मैं चलती हूँ, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा मेरा दिन अच्छा गुजरे। उनका आशीर्वाद लेती हुई वो सोनू का हाथ थाम कर घर से बाहर निकल गई थी। वो सबसे पहले सोनू को लेकर उसके स्कूल गई, फिर वहीं से ऑफिस निकल गई। दोपहर का वक्त था जब वो प्रताप जी के केबिन में दाखिल हुई। उनके सामने कॉफ़ी का मग रखा था। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसने हल्के डर और गंभीरता के साथ कहा। क्या बात है? प्रताप जी ने मुस्कुराकर पूछा। सर, आधा घंटा लंच ब्रेक में घर जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर प्रताप जी थोड़ा हैरान हुए। क्यों, सब ठीक तो है ना? सर, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, उसे स्कूल से पिक करके घर छोड़ना होता है। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती और इसीलिए मैं उन्हें और ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहती। अगर आप बुरा न माने तो मैं सिर्फ लंच टाइम में ही जाऊंगी और जल्दी ही वापस आ जाया करूंगी। उसके लहजे में एक माँ की बेचैनी थी, एक विनती थी और एक मजबूरी भी। प्रताप जी नरम निगाहों से उसे देखते रहे। आप फिक्र मत कीजिए, आपके साथ कंपनी की गाड़ी जाया करेगी। आप अपने बेटे को सुकून से घर ड्रॉप करके वापस आ जाइए। दीप्ति की आंखों में सुकून छलक आया, पर कुछ कहने से झिझक रही थी। लेकिन सर, ये सही नहीं लगता। आप परेशान मत हों, कंपनी आपको ये सुविधा दे रही है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रताप जी ने बेहद सादगी से जवाब दिया तो वो चुप हो गई, फिर सिर हिलाती हुई केबिन से बाहर आ गई। उसने सोनू को स्कूल से पिक करके घर छोड़ा और वापस ऑफिस लौट आई। शाम हो चुकी थी और अपने रोज के नियम के अनुसार वो इस वक्त वॉक के लिए निकला था। आज भी वो अपने दोस्त के घर के पास ही पार्क में पहुंचा था, मगर उसके दोस्त को कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए वो वापस चला गया और अब आदबिक अकेला ही वॉक कर रहा था। वो पार्क के किनारे से गुजर रहा था जब उसकी नज़र ज़मीन पर बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी थी। वो बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। आदबिक कुछ पल के लिए ठिठक गया। न जाने क्यों वो बच्चा उसे बहुत प्यारा और मासूम सा लगा। उसके हाथ में एक पानी की बोतल भी थी, जिसे वो लगातार खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो खुल नहीं पा रही थी। आदबिक ने इधर उधर देखा, बच्चे के पास कोई नहीं था। शायद वो यहीं किसी के साथ आया था और अभी भी वहीं खेल रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, उसकी बोतल उसके हाथ से लेकर उसे खोला, फिर उसकी टोपी सीधी करके उसके हवाले कर दी। बच्चा चमकती आंखों से उसे देख रहा था। उसकी मासूम निगाहों में एक सवाल था, जैसे कह रहा हो, मेरी बोतल को हाथ क्यों लगाया? लेकिन बच्चा अपने गुस्से को ज़्यादा कंट्रोल न कर सका और उसका गुस्सा ज़बान पर आ ही गया। आपको नहीं पता कि किसी की इजाज़त के बिना उसकी चीज़ों को नहीं छूते? वो टूटी फूटी तोतली बोली में बोला था। आदबिक के चेहरे पर एक नरम मुस्कान फैल गई। उसकी मासूमियत दिल को छू गई। एक पल को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था, आदबिक ने मुस्कुराकर कहा और प्यार से उसके गाल को हल्के से छुआ। अगले ही पल सोनू अपना छोटा सा हाथ झटककर उससे दूर हुआ था। मम्मा कहती हैं कि स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए। उसकी मासूम मगर सख्त आंखें आदबिक को घूर रही थीं।
वो बोतल पकड़कर उठकर खड़ा हुआ और पास ही की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। आदमिक को उसकी मासूम मगर तीखी प्रतिक्रिया देखकर हंसी आ गई। वो भी उसके पास जाकर उसी की बेंच पर बैठ गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने अच्छे मैनर सिखाए हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी नरम मुस्कुराहट थी। कुछ पल तक वो बच्चा उसे देखता रहा, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फेर कर अपने हाथ में पकड़ी एक खिलौना गाड़ी से खेलने लगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी कब खुद को रोक नहीं पाया। वो उस मासूम की तरफ खींचता जा रहा था। सोनू की माँ ने कहा है स्ट्रेंजर को अपना नाम नहीं बताना चाहिए, इसलिए सोनू आपको अपना नाम नहीं बताएगा। वो उसे अपनी गहरी निगाहों से देखते हुए अपनी नन्ही अकल के मुताबिक जवाब दे रहा था। आदमिक ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। ओह, तो चलो फिर हम दोस्त बन जाते हैं। तुम्हारी मम्मी ने तो अजनबियों से बात करने से मना किया होगा, लेकिन दोस्तों से बात करने की तो इजाज़त होगी ना? उसने बेहद अपनापन दिखाते हुए कहा था। सोनू उसे हैरानी से देखने लगा। दोस्त? लेकिन आप तो मेरे दोस्त नहीं हो। उसकी मासूम आंखों में संदेह था, मगर साथ ही एक कोमल जिज्ञासा भी। इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, मेरे दोस्त बन जाओ, आद्विक ने नरम आवाज में कहा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोनू स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं करता। वो फिर से अपनी सोच के अनुसार फैसला सुना चुका था और आद्विक ने हल्के से एक ठहाका लगाया। अरे भाई, जब किसी स्ट्रेंजर से दोस्ती हो जाए तो वो स्ट्रेंजर नहीं रहता, वो तो दोस्त बन जाता है। चलो सोचो मत, हाथ मिलाओ, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सोनू उसे थोड़ा सा देखता रहा, फिर शायद दिल से मान गया। धीरे धीरे अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर आद्विक की हथेली पर रख दिया। तो यार अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आद्विक ने फिर से पूछा। जी, मेरा नाम शोभित हरबिंदर है, लेकिन घर में सब लोग मुझे सोनू कहते हैं, उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक तरह की सरलता थी जिसने आद्विक को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। और मेरा नाम आद्विक राजपूत है, उसने भी झुककर कहा। उसका नन्हा हाथ थामे हुए था। सोनू के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तो क्या हम दोस्त हुए? आद्विक ने आंखों में सवाल लिए पूछा। सोनू ने सर हिलाकर हामी भरी। तो सोनू, किसके साथ आए हो यहाँ पर? उसने आसपास देखते हुए पूछा। मैं तो अपनी मम्मी के साथ आया हूँ, सोनू ने बताया। अच्छा, और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर कोई भी बुजुर्ग औरत दिखाई नहीं दी। सोनू ने थोड़ी दूर खड़ी दो अधेड़ उम्र की औरतों की तरफ इशारा किया। वो है मेरी मम्मी। आद्विक समझ गया शायद वो उसकी नानी या दादी थी। अच्छा दोस्त, ये बताओ क्या तुम रोज यहाँ आते हो? सोनू ने सर हिलाकर हामी भरी। आद्विक वहीं बैठकर काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहा। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी मासूम सोच, सब कुछ दिल को छू लेने वाला था। ओके, तो फिर हम रोज़ यहीं पर मिलेंगे शाम 4 बजे, आद्विक ने कहा और एक आखिरी नज़र सोनू पर डालकर पार्क से बाहर निकल गया। मगर पता नहीं क्यों वो बच्चा उसके दिमाग से निकला ही नहीं था। वो इतना खूबसूरत, इतना मासूम था कि एक बड़ा इंसान भी उसकी मासूमियत की तरफ खींचता चला गया था। उधर दीप्ति सारे काम खत्म करके कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सोनू अपनी ड्राइंग बुक खोले बैठा था। वो उसके पास ही बैठ गई और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मामा, आपको पता है मैंने एक फ्रेंड बना लिया। सोनू की आवाज़ में उत्साह था। अच्छा, किसे? दीप्ति हैरान हुई। सोनू खुशी खुशी अपनी मम्मी की गोद में चढ़कर बैठ गया। उनका नाम आद्विक राजपूत है। वो सोचने लगा कि माँ को अब बताना चाहिए या नहीं कि उसका नया दोस्त कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा इंसान है। लेकिन फिर अपनी माँ की डांट से डरकर वो चुप हो गया। वो जो कहने वाला था कि मम्मा आप मेरे साथ पार्क चलो, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाऊंगा, उसने सारा प्लान वहीं कैंसिल कर दिया। सोचने लगा कि मम्मी के साथ ही पार्क जाना बेहतर है। सोनू बेटा, कहाँ खो गए? दीप्ति ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। कुछ नहीं मामा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगले ही पल वो अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाकर उसके सीने पर सिर रखकर थपकी देने लगा। दीप्ति समझ गई थी कि उसका बेटा कुछ छुपा रहा है। कुछ छुपा रहे हो बेटा? उसने प्यार से पूछा। सोनू ने तुरंत अपने हाथ आगे कर दिए। नहीं मामा, मैं क्या छुपाऊंगा, देखो मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। और दीप्ति मुस्कुरा दी। अगले दिन आद्विक को अपने किसी दोस्त के साथ शहर से बाहर जाना पड़ा तो वो पार्क नहीं आया, मगर सोनू वो पूरे 1 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। चलो बेटा, घर चलते हैं, सरला जी ने कहा तो वो धीरे से बोला। रुक जाओ मम्मी, मेरा दोस्त आने वाला होगा, मिलकर जाएंगे। पूरा 1 घंटा वो यही बात दोहराता रहा, लेकिन जब आद्विक नहीं आया तो फिर वो मायूस होकर चुपचाप लौट आया। आद्विक शायद उसे भूल चुका था, लेकिन
सोनू नहीं भूला था उसे। उसने 2 दिन तक इंतजार किया, हर शाम उसी बेंच पर बैठा, उसी मुस्कान के साथ, अपने दोस्त के लौट आने की आस लिए। उस दिन के बाद सर्दी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए दीप्ति ने सोनू को पार्क भेजना बंद कर दिया था। उस दिन के बाद वो आद्विक से नहीं मिल सका था, लेकिन हर वक्त एक ही बात करता, मेरा एक दोस्त है। और दीप्ति को समझ नहीं आता कि वो किस दोस्त की बात कर रहा है, क्योंकि उसके ख्याल से उसका कोई दोस्त नहीं था। प्रताप साहब की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें दिल की बीमारी थी। प्रिया जी और आद्विक उनके कमरे में ही मौजूद थे। बहस शुरू हुई। नहीं, तुम मुझे बता दो, फिर मुझे ऑफिस क्यों नहीं जाने दे रही हो तुम? तुम्हारे सपूत ने तो कुछ करना ही नहीं, मुझे ही सारा ऑफिस संभालना पड़ेगा। प्रताप साहब ने प्रिया जी की तरफ देखते हुए सवाल किया, जो गुस्से से अपने बेटे आद्विक को ही घूर रही थीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुकून से लेटे रहें, ये खुद ही ऑफिस चला जाएगा। और फिर उन्होंने नजरें घुमाई आद्विक की तरफ, जो मुंह फुलाए खड़ा था। अगर ये इतना काबिल होता तो क्या ही बात थी, वो गुस्से से जलते भुनते बोले थे। तब आद्विक ने गुस्से से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। क्या समझते हैं खुद को? क्या मैं ऑफिस नहीं जा सकता? गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वो आखिर ऑफिस पहुंच ही गया। प्रताप जी जितने नरम मिजाज के थे, आद्विक उतना ही तेज और अक्खड़ था। जहां प्रताप जी अपने एम्प्लॉय से मोहब्बत से पेश आते थे, वहीं उनका बेटा हर किसी से रूखेपन से पेश आता था। उसका मानना था कि नौकर को उसकी जगह दिखानी चाहिए। सुबह से ही वो दीप्ति को 3 बार अपने केबिन में बुला चुका था। कभी उसे कोई फाइल चाहिए होती थी, तो कभी उसे चाय या कॉफ़ी चाहिए होती थी, और कभी उसका मूड खराब होता। दीप्ति बस सब कुछ सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। प्रताप सर तो हमेशा इज्जत से बात करते थे, लेकिन आज उनका बेटा जैसे उसकी आत्मा को कचोट रहा था। दोपहर के 12 बजे दीप्ति एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाकर केबिन में दाखिल हुई। चेहरे पर मजबूरी साफ थी। वो फाइलों के बीच झुका हुआ था। सर, मुझे 1 घंटे की छुट्टी चाहिए। उसकी आवाज़ बेहद नरम थी। आद्विक ने फौरन सिर उठाया और उसकी ओर देखा। वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसकी सादगी, उसकी आवाज़ की मासूमियत उसे सबसे अलग बनाती थी। छुट्टी? 1 घंटे के लिए? लेकिन क्यों? वो जैसे एकदम से खींच गया था। दीप्ति ने नरमी से कहा, सर, मेरे बेटे को इस वक्त छुट्टी होती है और मुझे उसे स्कूल से लाकर घर छोड़ना होता है। प्रताप सर से मैं पहले ही परमिशन ले चुकी हूँ, लेकिन मेहरा सर ने कहा कि जब तक आपसे न पूछूं मैं घर नहीं जा सकती। वो सिर झुकाकर बेहद तमीज़ से बात कर रही थी, लेकिन आद्विक के चेहरे पर चिढ़ और सख्ती दोनों साफ नजर आ रहे थे। पता नहीं डैड हर नौकर को सर पर क्यों चढ़ा लेते हैं। वो इतनी जोर से बड़बड़ाया कि दीप्ति ने साफ सुन लिया। उसके चेहरे पर अपमान का भाव तैर गया। उसने खुद को बहुत मुश्किल से रोका था। मैं आज ही डैड से बात करूंगा। ये कंपनी है, कोई चैरिटी का अड्डा नहीं, जहां जब दिल चाहे लोग जाएं और जब दिल चाहे चले आएं। उसका लहजा कड़वाहट से भरा हुआ था और दीप्ति बिना कुछ बोले पलट गई। मैंने छुट्टी नहीं दी है। उसके पीछे से आद्विक ने आवाज़ लगाई। दीप्ति का दिल करा उठा। डोंट वरी सर, मैं कहीं नहीं जा रही। उसने अपने आंसुओं को जैसे अंदर ही अंदर निगल लिया और बाहर निकल गई। बाहर आकर वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। अगर आज मैं सोनू को लेने नहीं गई तो क्या होगा? मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी मेहरा साहब ने उसे देखा और वो सब समझ गए। वो प्रताप सर के केबिन में दाखिल हुए, जहां आद्विक मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था। सर, दीप्ति मैम का बेटा स्कूल में पढ़ता है और घर में कोई नहीं जो उसे लेने जाए। अगर वो नहीं गई तो उनका बेटा स्कूल में अकेला रह जाएगा। मेहरा साहब की बात पर आद्विक का चेहरा एकदम सख्त से नरम पड़ा। उसे जैसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी बात को नज़रअंदाज किया था। अच्छा ठीक है, कह दो, जा सकती है, उसने धीमे से कहा। मेहरा साहब बाहर आए और दीप्ति को ये बात बताई तो उसकी आंखों में सुकून उतर गया। वो पहले ही 15 मिनट लेट हो चुकी थी। तेजी से ऑफिस से बाहर भागी। 2 दिन बाद जब प्रताप सर की तबीयत ठीक हुई और वो ऑफिस लौटे तो आद्विक फिर से नजर नहीं आया। शायद जानबूझकर गायब रहा। उसके ऑफिस में रहने से पूरा स्टाफ दहशत में रहता था, लेकिन प्रताप सर तो जैसे सबके लिए एक सुकून थे। दीप्ति ने भी राहत की सांस ली थी। कम से कम उस इंसान को हर रोज नहीं झेलना पड़ेगा जिसे बात करने की भी तमीज नहीं थी। आज संडे था। दीप्ति अपने बेटे के साथ मंदिर आई हुई थी। वो अक्सर संडे को सोनू को लेकर आती थी, थोड़ी देर सुकून पाने के लिए। सोनू लव यू सो मच पापा, उसके ये शब्द दीप्ति का कलेजा चीर देते थे। उसने कभी अपने पिता को महसूस नहीं किया था।
ना उनके स्पर्श को, ना उनकी मौजूदगी को। और वो ये नहीं जानती थी, और ना ही वो ये जानता था कि बाप क्या होता है, लेकिन फिर भी उसे एहसास था जो अपने बाप से मोहब्बत करता था। वो मंदिर में काफ़ी देर तक बैठी रही, गरीबों को खाना खिलाया और हरविंदर की तस्वीर सीने से लगाए वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। वो काफ़ी सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि हरविंदर को भी ये सब करने में बहुत सुकून मिलता था। वो गरीबों की मदद दिल से करता था। आप क्यों चले गए हरविंदर? आपके बिना ये दुनिया अजनबी लगती है, कहीं भी सुकून नसीब नहीं होता। आप थे तो हर जगह सुकून था। अपनी आंखों की नमी को अंदर ही अंदर धकेलती हुई वो जैसे बेबसी से अपनी तकलीफ बयां कर रही थी। बहुत देर के बाद खुद पर काबू पाते हुए वो जमीन से उठी और सोनू की उंगली पकड़ ली। चलो सोनू, देर हो रही है। उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और सरला जी भी परेशान हो रही थी। ये कहते हुए वो मंदिर से बाहर आई थी। मंदिर घर के पास ही था, बस बीच में एक छोटा सा वही पार्क पड़ता था। सोनू जल्दी से पार्क में घुस गया और झूले पर चढ़कर खड़ा हो गया। मम्मा, मुझे पकड़ो। वो चाहता था दीप्ति उसे उठाकर नीचे उतारे और फिर दोबारा चढ़े। दीप्ति मुस्कुराकर सिर हिलाकर रह गई। आद्विक, जो आज एक बार फिर अपने दोस्त से मिलने आया था, उसने दूर से ही सोनू को पहचान लिया। उसे अचानक याद आया कि वो सोनू से किया हुआ वादा भूल गया था। सोनू के पास एक औरत खड़ी थी, जिसके सिर पर बड़ा सा काला दुपट्टा था और चेहरा छुपा हुआ था। आद्विक ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो यकीनन सोनू की माँ है। वो उसके पास आया। हेलो दोस्त, कैसे हो? उसकी आवाज़ सुनते ही सोनू की आंखें चमक उठीं। दोस्त, आप कहाँ चले गए थे? वो झूले से उछलता हुआ नीचे उतरा और उसकी ओर भागा। दीप्ति ने चौंक कर पीछे देखा और जब आद्विक को अपने सामने खड़ा पाया तो पल भर के लिए सब कुछ थम गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे हैरानी अपने बेटे को देखकर हुई थी, जो आद्विक के सामने खड़ा हंस हंस कर उससे बातें कर रहा था। एक तेज उबाल गुस्से का अचानक ही दीप्ति के सीने में उतर गया था। अगले ही पल वो उन दोनों के पास पहुंची और जल्दी से सोनू का हाथ पकड़कर नीचे कर लिया। सोनू, क्या कर रहे हो? स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, वो कुछ सख्ती से बोली थी कि सोनू एकदम सहम गया। आद्विक ने हैरत से उस लड़की को देखा। उसकी आवाज़ से और उसके चेहरे से अब वो पहचान चुका था, ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी। तुम यहाँ? वो बेसाख्ता फट पड़ा। ये सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ? वो आसपास देखते हुए सवाल कर रही थी, क्योंकि ये इलाका कहीं से भी प्रताप फैमिली जैसे लोगों का नहीं लग रहा था। वो तो बस हैरानी से सोनू और दीप्ति को एक साथ देखता जा रहा था। ये तुम्हारी माँ है? उसने सोनू से बेयकीनी से पूछा, और सोनू ने मासूमियत से सर हिला दिया। एक पल को आद्विक की आंखों में अंधेरा छाया। उसे याद आई वो भीगी आंखें दीप्ति की, जब वो कह रही थी, सर मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना है। हे भगवान, ये क्या हो गया था? आद्विक की आंखों में बहुत तेजी से नमी हुई। ममा, ये देखो, आद्विक राजपूत। अपनी तोतली जबान में सोनू उसे हंसकर पुकार रहा था और दीप्ति ने अपना सिर थाम लिया। वो तो समझ रही थी कि उसका दोस्त कोई छोटा सा बच्चा होगा, ना कि वही शख्स जिसके सामने उसने अपने आंसू छुपा लिए थे। चलो बेटा, घर चलते हैं। वो गहरी सांस लेकर परेशान आद्विक को पीछे छोड़कर सोनू का हाथ थामे घर की ओर बढ़ गई। आद्विक के दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। तो क्या सोनू दीप्ति का बेटा है? उसे याद आया इसी पार्क में उसने सोनू से कितनी बातें की थीं, और फिर उसकी दादी से भी। क्या आंटी, ये आपका बेटा है? वो सरला जी से हैरानी से पूछ बैठा था, क्योंकि सोनू ने बार बार मम्मी बुला रहा था। नहीं बेटा, ये मेरा पोता है। सरला जी की बात पर आद्विक ने सर हिलाया। और इसके मम्मी पापा? सोनू के बालों में हाथ फेरते हुए आद्विक ने पूछा था। सरला जी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। बेटा, इसके पापा आर्मी ऑफिसर थे। जब ये 2 महीने का था तब शहीद हो गए। इसकी माँ एक कंपनी में जॉब करती है तो इसे मेरे पास छोड़ जाती है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत बहादुर है। हर रोज़ खुद ही इसे स्कूल छोड़ने जाती है और फिर स्कूल से घर भी लेकर आती है। वो औरत कोई भी थी, मगर उसकी आवाज़ में अपनी बहू के लिए मोहब्बत थी। आद्विक मुस्कुरा दिया। उसने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी थी और अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। पहली बार उसके दिल में दीप्ति के लिए नरम भाव उभरे थे। वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही थी, वरना आजकल के ज़माने में कोई इतना महान कैसे हो सकता है। घर लौटने पर प्रताप साहब काफ़ी गुस्से में थे। आखिर तुम कब अपनी हरकतों से बाहर आओगे? ये देखा है गाड़ी का क्या हाल कर दिया है। आद्विक ने गाड़ी को कहीं जोर से मारा था। डंपर और टायर दोनों ही बुरी तरह ब्लास्ट हो गए थे। क्या हो गया है डैड आपको? सिर्फ एक गाड़ी ही तो है, वो बोरियत से कहता हुआ कमरे की ओर बढ़ गया। तुम्हारे लिए ये गाड़ी सिर्फ है, लेकिन जानते भी हो इस पर कितने पैसे लगे हैं?
कितनी मेहनत से कमाया जाता है पैसा। तुम्हें कुछ एहसास भी है? प्रताप साहब के शब्द थर्रा देने वाले थे। बस मैं सोच चुका हूँ, अब तुम्हारी शादी करवाऊंगा। उनकी बात सुनते ही आद्विक के कदम थम गए। क्या कहा आपने? शादी? वो भी मेरी? मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा, गुस्से से कहता वो अपने कमरे में गायब हो गया और पीछे से प्रताप जी गुस्से के मारे मुट्ठियां भींच कर रह गए। घर में दीप्ति का भाई अजय और उसकी भाभी दाखिल हुए। आज संडे था, इसलिए वे घर पर ही थे। हम तुमसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं, अजय ने उसे सामने बिठाते हुए कहा। जी भैया, क्या बात है? दीप्ति हैरान थी, आखिर इतनी संजीदगी क्यों? मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा और बहुत अमीर। वो चाहता है हम तुम्हारी शादी उससे कर दें और हमें भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। वो मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप देने वाला है। अजय के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दीप्ति की आंखों में बेयकीनी। आपने सोच भी कैसे लिया भैया कि मैं शादी करूंगी? मैं इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं जो आप किसी बिजनेस डील का हिस्सा बना दें। वो गुस्से से फट पड़ी। अजय को भी गुस्सा आया। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? एक ना एक दिन बहनों की शादी करनी ही होती है, और अब जब हरविंदर नहीं है तो कब तक इस घर में पड़ी रहोगी? हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, वैसे भी सोनू को हम अपने पास रख लेंगे। उनके शब्द दीप्ति की आत्मा को चीर कर रख गए। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी रह सकती हूँ? मुझे शादी नहीं करनी। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। ये मेरे पति का घर है और मुझे इस घर में बहुत सुकून है। वो गुस्से और आंसुओं में डूबी हुई बोली। अगले ही हफ्ते उसके पापा उसके सामने बैठे थे। वो नाराज होकर अपनी बीवी के साथ मायके जाकर बैठ गया है। उसकी एक ही जिद है, जब तक तुम शादी नहीं करोगी घर वापस नहीं आएगा। दीप्ति सन्न थी। मैं क्या करूं पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी जब उसके पिता ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती पापा, प्लीज़ भगवान के लिए। मैं सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम वफादार बनकर रहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी रुलाई आज भगवान तक भी पहुँच रही थी। एक ऐसी लड़की जिसने हर रिश्ता दिल से निभाया था, पर दुनिया के सौदे में हर बार खुद को खोया। उसे तकलीफ हुई कि वो अपने बाप का भरम नहीं रख पाई। उसके पापा मायूस होते लौट गए। सरला जी उसके सामने बैठी कुछ सोच रही थी और दीप्ति सोनू को अपने सीने से लगाए हुए थपक रही थी। वो सो गया था। तुम शादी कर लो बेटा, तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ठीक कह रहे हैं। सरला जी की बात सुनते ही दीप्ति ने विस्मय से चेहरा उठाया और सांस रोककर उन्हें देखा। मम्मी जी, ये आप कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं हरविंदर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकती हूँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। भगवान के लिए आगे से ऐसी बात मत कहिएगा। मुझे आपसे तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वो सोनू को लिए अपने कमरे में चली आई और सरला जी बस दरवाजे की ओर ताकती रह गईं। उनके दिल में खूक उठी थी। दीप्ति ने हरविंदर से मोहब्बत की थी, बेहद सच्ची और पाक मोहब्बत। उसके मरने के बाद भी वो दूसरी शादी का ख्याल नहीं कर सकती थी। आद्विक आज पूरे 3 दिन बाद घर में दाखिल हुआ था। एक बार फिर लिविंग रूम में बैठे प्रताप साहब की नज़रें उस पर पड़ी तो वो नज़रें झुकाकर आगे बढ़ गया। कसम खा रखी है ना तुमने, अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करनी है बस। शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी करोगे तो जिम्मेदारी आएगी, शायद अकल भी आ जाए। प्रताप साहब की आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि थकावट थी। और इस बार शादी के नाम पर आद्विक के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि एक नरम सी मुस्कान बिखर गई थी। आंखों के सामने एक मासूम सा भोला भाला सा चेहरा घूम गया था, जिसकी आंखों में ढेर सारी उदासी थी। पता नहीं क्यों आद्विक को उन आंखों की उदासी अच्छी नहीं लगी थी। वो उन उदास आंखों में खुशियों की चमक भरना चाहता था। मैं शादी करूंगा, लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से, आपकी पसंद की लड़की से नहीं। आद्विक की आवाज़ में पहली बार आत्मविश्वास की झलक आई थी। वो जानता था उसके बाप ने अपने जैसी ही किसी अमीर और पैसे के पीछे भागने वाली लड़की उसके लिए देखी होगी। उसकी बात सुनते ही प्रताप साहब कुछ पलों के लिए सन्न रह गए। उन्हें इस बात का यकीन नहीं आया कि आद्विक किसी को पसंद करता है। उन्होंने तो उसकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की देखी ही नहीं थी। वो खामोश हुए और आद्विक के चेहरे पर एक धीमी मगर विजयी मुस्कान फैल गई। अगर आप मेरी शर्त मान लें तो मैं अभी इसी वक्त शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो कभी पहले नहीं देखा था, एक जुनून, एक फैसला। प्रताप साहब ने धीमे से सिर झुका दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। उन्होंने मान लिया था कि कम से कम उनका बेटा अब शादी के लिए राजी तो हो गया। आद्विक के दिल में जैसे ढोल बज उठे थे। मुझे आपकी पर्सनल सेक्रेटरी दीप्ति से शादी करनी है।
उसकी बात सुनकर प्रताप साहब एकदम सन्न रह गए, मानो जैसे कोई बर्फ बन गया हो। और फिर कुछ पलों बाद उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। शायद जिंदगी में पहली बार उनके बेटे ने कोई सही चुनाव किया था। वो खुद भी तो यही चाहते थे कि आद्विक की शादी दीप्ति से हो। उन्होंने दीप्ति से ज्यादा जिम्मेदार और समझदार लड़की कभी नहीं देखी थी। मुझे मंजूर है बेटा, उन्होंने फौरन कहा। और आद्विक हैरान हुआ कि उसके पिता इतनी जल्दी मान गए, लेकिन उसने तुरंत अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। लेकिन मेरी एक शर्त और है, दीप्ति का बेटा सोनू शादी के बाद हमारे साथ ही रहेगा। मैं एक माँ से उसका बच्चा अलग नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और पीछे प्रताप साहब के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट खिल गई थी। उनका बेटा आज आखिरकार मर्द बन गया था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने सरला जी खड़ी थीं। जी, आप कौन? उन्होंने प्रताप साहब को देखते हुए पूछा। क्या मैं दीप्ति से मिल सकता हूँ? उनके सवाल पर सरला जी थोड़ा सा हिचकिचाईं और फिर सिर हिलाते हुए उन्हें घर में आने की इजाज़त दे दी। वो घर के आंगन में छोटे से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद कमरे में दीप्ति बाहर आई। सर, आप यहाँ? वो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रताप साहब खुद उसके घर आ जाएंगे। माफ़ करना बेटा, तुम्हारे घर तुम्हें बिना बताए आना सही नहीं था, लेकिन कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रताप साहब की आवाज़ में झिझक थी। सर, कैसी बातें कर रहे हैं? यह आपका ही घर है। वो उनके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। ज़रूर कोई ज़रूरी बात होगी, वरना आप यहाँ क्यों आते? मैं जानता हूँ ये बात करना शायद सही नहीं, लेकिन आज मैं एक मजबूर बाप की हैसियत से तुम्हारे सामने बैठा हूँ। आद्विक को तो तुम जानती ही हो, वो थोड़ा लापरवाह है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला भी। शायद हमारी परवरिश का असर है, हम उसे इतना काबिल नहीं बना सके। मैं चाहता हूँ वो शादी कर ले। मैंने उसके लिए लड़की भी देख रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो किसी और को पसंद करता होगा। उनकी आवाज़ कांप रही थी और दीप्ति के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? उसकी सांसें थम गई थीं। दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। दीप्ति उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी, या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। प्रताप साहब के शब्द जैसे एक झटका थे जो दीप्ति के शरीर को शीतल कर गए थे। बेटा, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बेटा भी है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। ये शब्द जैसे एटम बम थे जो उसके सिर पर गिरे थे। दीप्ति एकदम पत्थर बनी खड़ी हो गई। मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा बदतमीज है, आवारा लगता है, लेकिन दिल का बहुत नरम है। उसके अंदर बिल्कुल बच्चों जैसा दिल है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुझे तुम्हारी जैसी एक अच्छी बहू मिल जाए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो जिस लड़की को पसंद करता होगा वो तुम ही होगी। प्रताप साहब ने साफ कह दिया था। वो कह चुका है कि शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। दीप्ति को अपने सर पर आसमान फटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका बेटा और दीप्ति, उसका कोई जोड़ बनता ही नहीं था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन सर, ये नामुमकिन है। आखिरकार हिम्मत करके वो बोल पड़ी। वो बड़े थे, उनकी इज्जत करना उसका फर्ज था, लेकिन उनकी बातें दीप्ति के दिमाग में घूम रही थीं। मैं जानता हूँ बेटा, प्रताप साहब ने नरमी से कहा, लेकिन इन सब के बावजूद तुमसे विनती करता हूँ, मेरे बेटे से शादी कर लो। क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी में आने से उसकी ज़िंदगी संवर जाए। और उसने एक बात साफ कर दी है कि वो तुम्हारे बेटे को तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देगा। उसकी शादी की एक ही शर्त है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ही हमारे घर में आएगा। वो बेहद नरमी से विनती भरे अंदाज में बात कर रहे थे कि दीप्ति परेशान होकर रह गई। अंकल, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे लिए मेरे बाप की जगह हैं, लेकिन मैं भी हरविंदर के अलावा किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकती। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे तकलीफ हुई थी क्योंकि उसकी पूरी दुनिया हरविंदर के इर्द गिर्द ही घूमती थी। मैं जानता हूँ बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपने पति को भूल जाओ। तुम उससे मोहब्बत करती रहो, लेकिन किसी दूसरे मर्द के साथ वफा तो कर सकती हो ना। सिर्फ एक मौका दे दो। एक मौके से क्या पता हमारी जिंदगियां संवर जाए। जब तक मेरा बेटा जिम्मेदार नहीं बनेगा, शायद मुझे सुकून की मौत भी ना आए। उनके शब्दों में ऐसी तकलीफ थी कि दीप्ति को भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन इससे पहले वो बात पूरी करती, सरला जी उनकी बात के बीच में ही बोली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो इसे कब से समझा रही हूँ कि इसे शादी कर लेनी चाहिए। इसका भाई भी कुछ दिन पहले आया था और इसे शादी के लिए फोर्स कर रहा था।
इसके भाई को लगता है कि इसकी शादी किसी अमीर मर्द से करवाने के बाद उसे पार्टनरशिप मिलेगी। देखी ना, अब हमारी बेटी इतनी बोझ बन गई है कि इसका भाई अपनी ही बहन की शादी को एक बिजनेस डील समझ रहा है। दीप्ति के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई, लेकिन उसके अंदर हलचल मची हुई थी। लेकिन आप यहाँ रिश्तों को जोड़ने के लिए आए हैं, जो कि किसी के दिल दुखाने का कारण नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इसे मना लूंगी। सरला जी की बात पर दीप्ति ने हैरत से अपनी सास की ओर देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ये क्या कह रही थी। वो चले गए थे। उनके जाने के बाद दीप्ति बेयकीनी से उन्हें देखने लगी, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी भर माँ समझा था। वो उनकी इतनी इज्जत भी करती थी जितनी हरविंदर करता था। अगर वो हरविंदर की माँ थी तो वो दीप्ति की भी माँ ही थी। सरला जी आकर दीप्ति के पास बैठी और धीरे से कहा, बेटा, ये दुनिया है और ये दुनिया एक विधवा को सुकून से जीने नहीं देती। जानती हूँ तुम मेरे हरविंदर की अमानत हो और उसकी ही रहोगी, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास एक उम्मीद से आए हैं कि तुम एक घर को संवार सकती हो तो उनकी नस्ल संवार दो बेटा। इससे बढ़कर एक औरत के लिए कोई सम्मान की बात नहीं। और जहाँ तक रही बात तुम्हारे बाप और भाई की, तो वो भी तो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं ना। उन्हें तो एक बिजनेस डील चाहिए। इन बातों पर दीप्ति का सिर दर्द से फटता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने सारी जिंदगी सोनू को सिर्फ यही बताया है कि उसके पापा हरविंदर हैं। अब कैसे? उसके शब्द खत्म हो गए थे। बदन तकलीफ से चूर था और उसके पास शब्द नहीं थे। सरला जी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तो सोनू को ये बताओ कि हरविंदर उसका सगा पापा है, वो पापा जो इस दुनिया से जा चुका है, और आद्विक उसका दूसरा पापा, वो पापा जो इस दुनिया में है, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन दीप्ति इतनी जल्दी सच्चाई को स्वीकार करने की हालत में नहीं थी। वो कर ही नहीं सकती थी। वो एकदम उठी और थके थके कदमों से कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। शाम को ही सरला जी ने फ़ोन करके दीप्ति के भैया, भाभी और पिता को बुला लिया। सभी के सामने दीप्ति सिर झुकाए बैठी थी। तुमने कहा था तुम्हें अपनी बहन की शादी करवानी है, लेकिन शादी वही होगी जहां दीप्ति चाहेगी, और अब मैंने उसके लिए एक रिश्ता भी देख लिया है। उम्मीद है कि अब तुम इस बात को लेकर परेशान नहीं करोगे। सरला जी के लहजे में दृढ़ता थी। दीप्ति का भाई बेयकीनी से उसे देख रहा था, जैसे यकीन नहीं कर पा रहा हो कि वो सच में शादी के लिए मान गई है। वो मान गई है, सरला जी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन शादी तुम्हारे बताए किसी अमीर आदमी से नहीं करेगी। वो शादी वहीं करेगी जहां उसका दिल चाहेगा। उनकी बातों में एक माँ का हक, सम्मान और सख्ती सब कुछ समाया हुआ था। याद रखना, मैं एक शहीद की माँ हूँ और वो एक शहीद की विधवा। सामने वाले की हिम्मत उतनी ही आजमानी चाहिए जितनी उसमें है। मेहरबानी होगी, अपने आप से सारे गिले शिकवे दूर कर लो और दीप्ति को चैन से जीने दो। उसकी शादी अगले हफ्ते ही होगी। अगर दिल चाहे तो बहन के सिर पर हाथ रखने के लिए आ जाना, वरना तुम्हारी मर्जी। सरला जी ने बात को बढ़ाना सही नहीं समझा और उठकर खड़ी हो गईं। रात आखिरी पहर पर थी। दीप्ति बेड पर लेटी थी, सीने से हरविंदर की तस्वीर लगाए। हरविंदर की वर्दी वाली तस्वीर को उसने प्यार से छुआ। माफ़ कर दो हरविंदर, मैं आपकी अमानत में खलल डालने जा रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं जब सोनू बड़ा होगा तो उसे भी एक पापा की ज़रूरत महसूस होगी। प्रताप अंकल कहते हैं वो और उनका बेटा सोनू को बिल्कुल आपके जैसे चाहेंगे, लेकिन मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बेटों को भी अकेलेपन की आग में झुलसता देखूं? उसने एक नज़र सोनू पर डाली, जो बेफिक्र सो रहा था। मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। किसी और को वो जगह नहीं दे सकूंगी जो आपकी थी। लेकिन ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। कभी कभी हालात इंसान से ऐसे फैसले करवा लेते हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें नम और सीना दर्द से भरा हुआ। वो फूट फूट कर रो पड़ी। दीप्ति ने अब ऑफिस जाना छोड़ दिया था। वैसे भी अब उसके दुख इतने गहरे हो चुके थे कि वो खुद से ही घबराने लगी थी। सरला जी ने शादी को बहुत सादगी से करने का सोचा था। आद्विक आज भी जैसे हवाओं में उड़ रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि दीप्ति ने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन उसे तो बस सोनू और दीप्ति से मोहब्बत थी। दीप्ति अधिकतर समय अकेली बैठी रहती, कुछ न कुछ सोचती रहती। सरला जी ने भी उसे वक्त दिया कि वो इस रिश्ते को पूरी समझदारी से स्वीकारे। ये एक हफ्ता उसके लिए एक पहाड़ सा था, तकलीफ, खामोशी और अनकही बातों का तूफान। और आखिरकार वो दिन आ गया जब दीप्ति आद्विक की दुल्हन बनने जा रही थी। शादी बेहद सादगी से हुई थी। शादी के बाद जब दीप्ति अपने बैग में सामान समेट रही थी तो उसने सरला जी की ओर देखा।
मम्मी जी, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। सरला जी धीरे से मुस्कुराई। बेटा, कैसी बातें कर रही हो? बेटियां शादी करने के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं और मैं यहाँ सुकून से हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दीप्ति उन्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकती थी। उसने हरविंदर की तस्वीर उठाई, उसे बैग के सबसे ऊपर रखा और चुपचाप बैग बंद कर दिया। कमरे से बाहर निकल कर आई। बाहर आद्विक की फैमिली बैठी हुई थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है अंकल, उसने संजीदगी से कहा। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? आद्विक की नज़र उसके चेहरे पर थी, सफ़ेद फ्रॉक में जिसके किनारों पर हल्का गोल्डन काम था, चेहरा उदासी और वीरानी से ढका हुआ। मैं अपनी माँ को इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ही उनका इकलौता सहारा हूँ। हरविंदर जाने से पहले अपनी माँ को मेरे हवाले करके गए थे। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, वरना मैं यहीं रहूँगी। कुछ पलों के लिए प्रताप साहब और आद्विक की नज़रें टकराईं। वो बिना कुछ कहे आंखों से हाँ करने का इशारा कर रहा था। प्रताप साहब के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। ठीक है बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये हमारे साथ चल सकती हैं। उनके शब्दों ने दीप्ति के दिल को जैसे कोई राहत दी। वो तेजी से कमरे की तरफ लौटी और सरला जी का सामान पैक करने लगी। दीप्ति, ये सही नहीं लगता बेटा, मैं वहाँ क्यों जाऊँगी? सरला जी जैसे सफाई दे रही थीं। आप क्यों नहीं जाएंगी? आप मेरी माँ हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ गुजर गई थी। मैंने कभी उनकी ममता को महसूस नहीं किया। मम्मी जी, आपने ही मुझे बताया कि माँ क्या होती है। दादी ने तो पाला, लेकिन आपने ममता दी। अब अगर मैंने आपको इस घर में अकेला छोड़ दिया तो ऊपर जाकर हरविंदर को क्या जवाब दूंगी? जब वो मुझसे सवाल करेंगे कि मेरी माँ को अकेला क्यों छोड़ा, तो मैं क्या कहूँगी? मम्मी जी प्लीज़ मुझे गुनहगार मत बनाइए। उसकी आंखों में सिर्फ हरविंदर के लिए मोहब्बत ही नहीं बल्कि गहरा सम्मान भी था। और कमरे के दरवाजे पर खड़े आद्विक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। आज उसे यकीन हो गया था दीप्ति अब भी अपने पति से बेहद मोहब्बत करती है। कहते हैं औरत कभी अपनी पहली मोहब्बत को भूल नहीं पाती। दीप्ति ने घर को अंतिम बार देखा, हर कोने को मन ही मन अलविदा कहा और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। राजपूत हाउस के लिए गाड़ियां रवाना हो चुकी थीं। दीप्ति आद्विक के साथ कार में बैठी थी और सोनू उसकी गोद में था। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर रहा था कि इतने बड़े बंगले में जाने के बाद कोई उससे सोनू को छीन लेगा। क्या वो कभी अपने बेटे को अपने साथ सुला नहीं पाएगी? उसने अपने सीने से सोनू को और कसकर चिपका लिया। सोनू तो बेफिक्री में मुस्कुरा रहा था, आद्विक से कुछ बातें भी कर रहा था, लेकिन दीप्ति की सोचें कहीं और भटक रही थीं। उसका मन अतीत में उलझा था, हरविंदर के छोटे से घर में बिताए गए लम्हों में। वो छोटा सा घर जहाँ सुकून था, जहाँ प्यार था। सोचते सोचते वे राजपूत हाउस पहुँच गए। आद्विक ने गाड़ी पार की और उतरकर सोनू के दरवाजे की तरफ को आया। तभी सोनू ने माँ का कंधा हिलाया। माँ चलो, घर आ गया। दीप्ति ने जैसे नींद से जागते हुए चारों ओर देखा। सामने रोशनियों से जगमगाता आलीशान राजपूत हाउस खड़ा था। आद्विक ने आगे बढ़कर सोनू को गोद में उठा लिया। चलो आ जाओ, हम चलते हैं। फिर उसने दीप्ति की तरफ हाथ बढ़ाया। अगले ही पल जैसे वक्त थम गया। उसने अपनी आंखों के सामने हरविंदर को देखा, उसी मुस्कान के साथ हाथ फैलाए हुए। वो जैसे किसी और दुनिया में चली गई थी और हरविंदर का हाथ थाम चुकी थी। लेकिन जैसे ही आद्विक की आवाज़ आई चलें, वो होश में आ गई। वो हाथ खींचना चाहती थी क्योंकि वो हाथ हरविंदर का नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आद्विक की पकड़ उसकी हथेली पर मजबूत हो चुकी थी। दीप्ति खुद को अधर में झूलता महसूस कर रही थी, अतीत और वर्तमान के बीच उलझी हुई। सभी लोग लॉन्ज में दाखिल हुए। मेरे ख्याल से बेटा तुम दीप्ति को उसके कमरे में ले जाओ, वो काफ़ी थक गई होगी, प्रिया जी ने कहा। आद्विक ने सिर हिलाया। सोनू बेटा मेरे पास आ जाओ। सरला जी ने जैसे ही सोनू को पुकारा, दीप्ति का दिल कांप उठा। उसने झपट कर सोनू को अपने सीने से लगा लिया। सोनू अब आद्विक की गोद से उतर चुका था। बस एक पल को आद्विक ने दीप्ति को देखा। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और ये देखकर शायद उसे भी तकलीफ हुई। माफ़ कीजिएगा आंटी, लेकिन वो अपनी माँ के साथ ही रहेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बेटे को उसकी माँ से अलग करे। आद्विक के शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी, हर कोई चौंक गया। दीप्ति ने अब इस बात से उसकी ओर देखा। मेरा बेटा, ये शब्द आद्विक के मुंह से निकले थे और उसने दीप्ति के भीतर सब कुछ हिलाकर रख दिया। शादी के कुछ घंटों के भीतर ही वो सोनू को अपना बेटा मान चुका था। जबकि दीप्ति इस तरह खड़ी रही, आंखें फैल गईं, दिल सन्न। उसके भीतर तमाम जज्बात बारी बारी से उठे, गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन, डर।
क्या अब उसका बेटा अपने बाप को भूल जाएगा? क्या वो अब कभी अपने पापा हरविंदर को याद नहीं करेगा? वो नहीं चाहती थी सोनू अपने पापा को भूल जाए। ठीक है बेटा, तुम लोग जो चाहो। प्रताप साहब ने माहौल को सहज करने की कोशिश की। आद्विक एक बार फिर सोनू को अपनी बाहों में उठा चुका था। सोनू मुस्कुराया। दोस्त, क्या हम एक साथ रहेंगे? आद्विक ने प्यार से सर हिलाया। बिल्कुल, अब तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं ना। दीप्ति बस देखती रही। इस इंसान ने सिर्फ उससे नहीं बल्कि उसके बेटे से भी रिश्ता जोड़ा था। वो सच में चाह रहा था कि सबको ये यकीन हो जाए सोनू अब सिर्फ उसका बेटा है। आद्विक कमरे की ओर बढ़ गया। दीप्ति उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ गई। कमरे में दाखिल होकर आद्विक ने सोनू को छोड़ दिया और सोनू कमरे में इधर उधर घूमने लगा। दीप्ति बेड पर बैठ गई उलझन में। आद्विक दरवाजे तक गया और धीरे से उसे बंद कर दिया। चलो सोनू, यहाँ आ जाओ। वो बेड के दूसरे कोने पर बैठा था और सोनू को अपने पास बुला रहा था। सोनू उसके पास आकर बैठ गया। मेरे ख्याल से आपको भी आराम करना चाहिए। ये पहली बार था जब आद्विक ने दीप्ति से कुछ कहा। उसकी आवाज़ में अपनापन भी था और सम्मान भी। उसके शब्दों में आज बहुत इज्जत थी और दीप्ति हैरानी से उस इंसान को देख रही थी। कहीं से नहीं लगता था ये वही आद्विक है जो उससे कभी बदतमीजी कर चुका था। आर यू ओके? आपसे बात कर रहा हूँ। उसने अचानक दीप्ति के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंक कर होश में आई और सिर हिला गई। आद्विक कमरे की कुछ लाइट्स बंद करता हुआ दोबारा जाकर दूसरी साइड पर बैठ गया। दीप्ति उसे देखती रही, फिर बेड पर लेट गई। उसे पता था अब यहीं सोना पड़ेगा। तो चलो सोनू, बताओ, तुम अपने दोस्त के साथ सोओगे या फिर मम्मा के साथ? आद्विक ने सोनू से पूछा और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। बहुत प्यारा बच्चा था वो, और उसमें कोई ऐसी कशिश थी जो आद्विक को अपनी ओर खींच रही थी। क्या दोस्त और मम्मा इसी कमरे में रहेंगे? सोनू ने मासूमियत से पूछा। दीप्ति एक पल के लिए तड़प उठी। बिल्कुल, क्योंकि अब दोस्त आपके। इससे पहले कि वो पापा शब्द बोलता दीप्ति झट से उठ बैठी। चलो सोनू, यहाँ आओ और लेट जाओ। उसके लहजे में सख्ती थी। आद्विक और सोनू दोनों ने चौंक कर दीप्ति को देखा। सोनू बिना कुछ कहे माँ के पास चला गया और लेट गया। दीप्ति उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसका बेटा हरविंदर के अलावा किसी और को पापा कहे। बालों में उंगलियां फेरते फेरते वो कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला, जबकि आद्विक चुपचाप उन दोनों का चेहरा देख रहा था। आज भी तकलीफ, दुख और कुछ शर्मिंदगी के साथ। अब उसे एहसास हो रहा था उसने अपने शब्दों से दीप्ति को कितनी तकलीफ दी थी। वो धीरे से दोनों के पास आया। दीप्ति गहरी नींद में थी। आद्विक ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दीप्ति के बालों तक चला गया। जो बाल चेहरे पर बिखरे थे उसने धीरे से हटाए, फिर मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ दिल में जगह बनाने के लिए वक्त चाहिए होता है, लेकिन दीप्ति, मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लूँगा। वो धीरे से झुका और एक हल्की सी सांस छोड़ते हुए दोनों के माथे पर एक नरम सी किस रख दी। शायद इस दुनिया में दीप्ति ही एक ऐसी लड़की थी जो आद्विक को बदल सकती थी। उनके रिश्ते को पति पत्नी कहने से पहले एक दोस्ती की बुनियाद चाहिए थी। वक्त बीतता गया, कुछ दिन और सरक गए। दीप्ति उस दिन ड्रेसिंग रूम में खड़ी हरविंदर की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो तस्वीर को सहला रही थी। उसके और आद्विक के बीच अभी भी एक ठंडी दीवार मौजूद थी, मगर आद्विक और सोनू अब पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रताप जी के कहने पर अब सोनू आद्विक को पापा भी कहने लगा था। एक दिन प्रताप जी ने खुद ही सुना था सोनू आद्विक को दोस्त कह रहा था। तुम उसे दोस्त क्यों बुलाते हो, पापा क्यों नहीं? प्रताप जी ने पूछा था। क्योंकि मेरे पापा की तो डेथ हो गई है ना, तो ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? उस नन्हे से बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, और प्रताप साहब मुस्कुरा दिए। बेटा, वो भी तुम्हारे पापा थे, लेकिन अब जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, अब भगवान जी ने उन्हें तुम्हारे पापा बना दिया है। वो तुम्हारे पापा हैं और मैं तुम्हारे दादा। तो मुझे दादा और आद्विक को पापा बुलाया करो। उसी दिन से सोनू ने बड़ी मुश्किल से उसे पापा कहना सीखा था, मगर वो ये शब्द दीप्ति के सामने नहीं बोलता था कि उसकी मामा को गुस्सा आएगा। अचानक आद्विक ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। दीप्ति को रोते हुए देखा। शायद वो खुद से बुदबुदा रही थी। मैं कैसे किसी और से वफा कर सकूंगी हरविंदर? मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये शब्द आद्विक के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ गए। दीप्ति चौंकी, चेहरा मोड़कर आद्विक की ओर देखा। वो पत्थर बनकर खड़ा था। वो शर्मिंदा से फौरन अपने आंसू पोंछने लगी। हरविंदर की तस्वीर को कपड़ों के नीचे छुपाया और अलमारी बंद करने लगी। लेकिन इससे पहले वो बाहर जाती अचानक उसकी कलाई आद्विक के हाथों में आ गई।
दीप्ति ने अब इस बात से अपनी कलाई की ओर देखा। मैं जानता हूँ मैं कोई कैप्टन हरविंदर नहीं हूँ और ना ही बन सकता हूँ। वो इंसान बहुत ख़ास था, उसका मुकाम बहुत ऊंचा था। मैं तो उसके पाँव की धूल भी नहीं। मैं आपसे मोहब्बत नहीं मांगता दीप्ति, नहीं मांगता, लेकिन मैं सोनू से सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मैंने उसे दिल से अपना बेटा माना है और आप भी अच्छी लगती हैं मुझे। मैं जानता हूँ आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा करें। मोहब्बत मत दीजिएगा, वफ़ा दे दें। उसने किस कदर तकलीफ़ से कहा था वही जानता था। उसके होंठों से शब्द निकलते हुए काँप रहे थे। उसे जैसे दीप्ति की बातों ने तकलीफ़ दी थी। मैं आपका गम बांटना चाहता हूँ, आपका अच्छा साथी बनना चाहता हूँ। दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। सिर्फ एक मौका दे दें, मैं आपको एक बेहतर इंसान बनकर दिखाना चाहता हूँ और कभी भी सोनू को इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ। मैं उसे बिल्कुल वैसा ही प्यार दूंगा जैसा सोनू डिजर्व करता है। दीप्ति पत्थर बनी उसे देख रही थी, जिसकी अपनी आंखें भी भीगी हुई थीं। उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर दीप्ति को हल्का सा अपने साथ लगाया। दीप्ति के पूरे वजूद में जैसे कोई अजीब सा भाव उतर गया था। कोई सुकून था या कोई उलझन, वो खुद समझ नहीं पा रही थी। उन दोनों के बीच कोई अजीब सा एहसास था। आप एक बहुत महान औरत हैं, वो औरत जो किसी भी मर्द को सीधी राह पर ला सकती हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भगवान ने मुझे आप जैसी औरत दी। वो उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए अपनी ठोड़ी उसके सर पर रखकर खड़ा था और दीप्ति को लगा अब वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाएगी। इसलिए उसने जल्दी से आदमी की शर्ट को मुट्ठी में दबोचा और उसके सहारे सीधी होकर खड़ी होने की कोशिश करती दोबारा उसके सीने से लग गई। आदमिक मुस्कुरा दिया। वो न चाहते हुए भी शर्मिंदा हो गई। मैं आज तुम्हारे लिए गजरे लेकर आया था। अगर तुम्हें लगे कि हमें अपने रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए तो आज रात मैं आऊँ तो तुम मुझे वो गजरे पहने हुए मिलना। ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं भी पहनोगी तो नाराज़ नहीं होऊंगा, लेकिन पहन लोगी तो खुशी बहुत होगी। वो प्यार से उसके माथे को अपने नरम होठों से छूते हुए बोला था और दीप्ति के अंदर ये नरम एहसास एक सुकून बनकर उतरा था। इतने दिनों से जो उसके दिल में एक आग सी सुलग रही थी, जैसे उस पर एक ठंडी फुहार पड़ गई थी। मम्मा, पापा। इससे पहले वो कुछ कहती अचानक से ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते सोनू ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो आज काफ़ी दिनों बाद सुकून में आई थी, दिल से मुस्कुरा रही थी। बेशक हर इंसान हरविंदर नहीं हो सकता, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था कि दीप्ति उसके साथ ज़िंदगी गुजार न सके। अब वो देख रही थी आदबिक सोनू को अपनी गोद में उठा चुका था, उसके दोनों गाल चूम रहा था। वो उसकी इज्जत करता था। इसे ही तो कहते हैं मोहब्बत का पहला कदम, जो आदबिक ने साबित कर दिया था। रात को उसने खुद को तैयार किया था एक सुहागन की तरह। आदबिक के लाए हुए गजरे भी पहने थे। हरविंदर को आखिरी बार उसने अपने सीने से लगाया था। उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए वो धीरे से बोली थी, हरविंदर, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब उस इंसान ने मुझे इतनी इज्जत और मान दिया, मेरे बेटे को सगे बाप की तरह प्यार किया, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है उसके लिए। मैं उसके जज्बातों को घायल नहीं कर सकती। वो एक जवान मर्द है, उसका भी मन करता होगा, उसका भी मन मचलता है मेरे करीब आने को, अपनी पत्नी की संगत पाने को, और मैं उससे उसका ये हक छीन नहीं सकती। आज से मैं सिर्फ़ और सिर्फ आदमी की वफ़ादार बनकर रहूँगी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे सीने के एक कोने में दफन रहेगी। मुझे गलत मत समझना हरविंदर, मुझे बेवफा मत कहना। दो आंसू टूटकर हरविंदर की तस्वीर पर गिरे थे। उसे ऐसा लगा जैसे हरविंदर की तस्वीर मुस्कुरा रही हो। उसने आंखें बंद की तो उसके ख्यालों में भी हरविंदर का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया था। जैसे कहीं ना कहीं हरविंदर भी उसके इस फैसले से खुश था और अब दीप्ति के दिल में सुकून उतर चुका था। उसने वो तस्वीर कबर्ड की सबसे पिछली दराज में रखकर उसमें चाबी लगा दी। रात को जब आदमी कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान आई थी, जैसे उसे पहले से ही उम्मीद हो। सोनू कमरे में नहीं था। आज वो अपनी दादी सरला जी के पास सो गया था। दीप्ति सरला जी के पास गई थी अपने बेटे को देखने, और जब उसने झुकी हुई नज़रों से कहा, मम्मी जी, आज से सोनू को आप अपने पास ही सुला लिया करना, तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सुकून से उसकी बात मान ली थी। सरला जी की बूढ़ी आंखों ने सब कुछ भांप लिया था। आज शादी के 3 महीने के बाद उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी और वो बहुत खुश थीं। फिर दीप्ति तैयार होकर आदबिक का इंतज़ार करने लगी। वो धीरे से चलता हुआ उसके करीब आया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर चूम लिया। थैंक यू सो मच, मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए।
वो प्यार से उसके माथे को छूते हुए बोला था। फिर उठकर अलमारी खोली और एक मखमली केस निकाल कर लाया। उसके गले में सोने की नाजुक सी चैन पहनाते हुए बोला, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। और हाँ, इस रिश्ते को शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जब चाहो हरविंदर की तस्वीर को देखकर उन्हें याद कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। और दीप्ति ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। हरविंदर से मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी दोगलापन नहीं कर सकती। मैं इस रिश्ते को अब पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ। ये कहकर उसने अपना सर आद्विक के कंधे से टिका दिया था और आद्विक ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। बहुत नरमी से उसने उसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा था और फिर धीरे से उसके नरम होठों को अपने होठों से महसूस करने लगा। बहुत प्यार से उसकी डोरियां खोलते हुए उसे तकिए पर लिटाया था। फिर उसका ब्लाउज हटाता वो उसकी नरम धड़कनों पर झुक गया और बहुत नरमी से उसके वजूद को अपने होठों के स्पर्श से महकाने लगा। दीप्ति जो डर रही थी कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसे करेगी, लेकिन अब जब आद्विक ने उसे प्यार से समेटा तो वो उसकी बाहों में पिघलती चली गई। आज 3 महीने के बाद आद्विक को सुकून की नींद आई थी। वो उसे अपनी बाहों में लिए अपने सीने से लगाए सो चुका था, जबकि दीप्ति उसके सीने से लगी बस एक ही बात सोचे जा रही थी। जहाँ इज्जत हो वहाँ मोहब्बत भी पैदा हो ही जाती है, और यकीनन एक दिन मेरे दिल में भी आद्विक के लिए मोहब्बत ज़रूर जागेगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।